Yes, my dear students, very welcome to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. डियर स्टूडेंट्स, मुझे खेद है कि इधर कुछ दिन से जो वीडियो आपको प्रोवाइड करने की जो कंटिन्यूटी है वो थोड़ा सा उसका ड्यूरेशन बढ़ रहा है। डियर स्टूडेंट, उसके पीछे कुछ रीज़न है और कुछ व्यस्तता थी जिसकी वजह से रेगुलर हम आपके साथ पेश नहीं आ पा रहे थे। उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हाँ, तो आज हम लोग बेटा इस कंटेंट में, इस सेशन में हम लोग आप लोगों के साथ उपस्थित हैं ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में से एड्स की तरह एक और भी हाईली ड्रेडेड फियरफुल जो एक और डिजीज होता है, जो कि न तो पार्थोजेनिक होता है, न तो जो पैथोजेनिक होता है, न तो कॉन्जेनाइटल होता है, न तो किसी डिफिशियंसी की वजह से होता है, बल्कि सेल की एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से जो रोग होता है वो उसे हम कहते हैं कैंसर, जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्क रोग। ठीक है, तो कर्क रोग क्या है? अगर इस पर हम लोग ध्यान दें तो बेटा ये कर्क रोग या कैंसर क्या होता है? ये मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव में होने वाला जो सबसे भयंकर खतरनाक पेनफुल जो डिजीज है वो जो है वो आपका कैंसर है। कैंसर की स्टडीज बायोलॉजी के जिस ब्रांच में की जाती है उसकी साइंस यानी उसकी बायोलॉजी को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी, कर्क विज्ञान। यदि हम कैंसर को डिफाइन करना चाहें तो हमारी एनसीईआरटी, जैसा कि आप देखिए लोगो लगा हुआ एनसीईआरटी का, ये जो कुछ है वो सब आपके एनसीईआरटी के कंटेंट्स हैं। उसको एक इजी वे में सर्व करने का प्रयास मैंने किया है बस, और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यही मेरा एफर्ट्स है। तो ये जो इसका डिफिनेशन अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, तो डिफिनेशन में क्या कह रहा है? डिफिनेशन इज सेइंग दैट कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज। मत समझिएगा ये कोई एक रोग है, इट इज ग्रुप ऑफ डिजीज दैट अकर्स, जो घटित होता है व्हेन एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी ग्रो अनकंट्रोलेबली, जब किसी भी शरीर की कोई भी असामान्य कोशिका, एबनॉर्मल सेल क्या करते हैं हमारी बॉडी में? ग्रो अनकंट्रोलेबली, अनियंत्रित ढंग से जब वो ग्रो करने लगते हैं और एंड स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और शरीर के दूसरे भागों में फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं, कर्क रोग कहते हैं। इसमें भयानक क्या है? भयानक पेन, दर्द, असहनीय पीड़ा और अंत में मृत्यु को गले लगाना, ये इसकी भयावहता का परिणाम होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एड्स की तरह यह भी अभी तक 100% क्योरेबल नहीं है, इसका क्योर नहीं है। इनिशियल स्टेज में अगर इसका प्रिकॉशन मालूम हो जाए, इसके बारे में जानकारी हो जाए, तो इसको हम एक हद तक, नॉट 100% बट अप टू मैक्सिमम लेवल, हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या करते हैं? लाइफ स्पान को बढ़ा सकते हैं इसको कंट्रोल करके। लेकिन ये क्या होता है? 100% फिर जाता नहीं है। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेनेशन, कैंसर का एक्सप्लेनेशन में हमारी जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो क्या है कि जनरली क्या होता है, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल होती हैं उस सेल का एक नेचर होता है, उस नेचर को कहते हैं कंटैक्ट इनहिबिशन। कंटैक्ट इनहिबिशन, संस्पर्शी प्रतिरोधकता या निरोध। इसको समझिए आप, ये क्या है? इसको समझने के लिए हम लोग एक थोड़ा सा अपना फैमिलियर यानी दैनिक जीवन के कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। होता क्या है, जनरली आप लोग क्लास में रहते हैं, क्लास में रहते समय ये अक्सर होता है कि हर क्लास का अपना एक डिसिप्लिन होता है, और उस डिसिप्लिन से हम सभी इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसका पालन करते हैं, जिसकी वजह से क्लास में एक डिसिप्लिन बना रहता है। और जब कभी आपके बीच का कोई भी स्टूडेंट्स कुछ इनडिसिप्लिन्ड बिहेव करने लगता है तो उसके उसके सराउंड्स जितने स्टूडेंट बैठे रहते हैं वो प्रायः उसको इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, अवरोधित करते हैं। ना ना ना, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, ये क्लास के डिसिप्लिन के अगेंस्ट है, यू हैव नॉट टू डू सो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो ये क्या होता है, ये सराउंडिंग इनहिबिंग यानी कांटेक्ट इनहिबिशन है। क्लास में एक स्टूडेंट जो दूसरे स्टूडेंट के संपर्क में है, यदि क्लास के डिसिप्लिन को ब्रेक करने में वो कुछ एक्टिविटी शो करता है, तो उससे संबंधित, उससे टच में रहने वाले स्टूडेंट्स उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। नो नो, यू हैव नॉट टू डू सो, आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे ही शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, और ये कांटेक्ट में होने की वजह से क्या होता है, जब कोई सेल एबनॉर्मली, जनरली क्या होता है ह्यूमन में 72 घंटे या 24 घंटे में कोशिकाएं डिवाइड होकर के 1 से 2 हो जाती हैं, लेकिन ह्यूमन में यही कोशिकाएं जब अपने लिमिट से ज्यादा डिवाइड होने लगती हैं, अपने लिमिट से ज्यादा डिवाइड होने लगती हैं, तो क्या होती है, जो सराउंडिंग सेल्स हैं वो उनको रोकती हैं, हे सबके साथ में जो होना है वही तुम भी करो, एक बार में इतने समय में हम डिवाइड होके 1 से 2 होंगे, तुम भी इतने ही समय में डिवाइड होके 1 से 2 हो, न कि इतने ही समय में तुम ज्यादा डिवाइड हो। ठीक है, तो ये कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, जो क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं जो अपने कंपेनियन सेल्स को, कि नहीं भाई आपको ऐसे ही डिवाइड करना है जैसे हम डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन क्या करे, सेल बिचारी भी मजबूर है। सेल क्या करती है, कहती ना ना हम तो बहुत बार डिवाइड करेंगे, मेनी टाइम्स डिवाइड करेंगे। अब ये मेनी टाइम्स डिवाइड करने के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों मेनी टाइम्स वो डिवाइड करना चाहेगी, तो मेनी टाइम डिवाइड करने के पीछे भी कारण क्या है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि हर सेल में क्या होते हैं, ह्यूमन में 30,000 जीन होते हैं, 30,000 जीन्स, वन सेल ऑफ ह्यूमन कंटेंट्स व्हाट, हाउ मेनी जीन्स, 30,000 जीन्स, 30,000 जीन हर कोशिका में होते हैं। इन 30,000 जीनों में से एक कार्सिनोजीन भी होता है, कार्सिनोजीन होता है जो पैसिव कंडीशन में, इनएक्टिव फेज में पड़ा रहता है, सप्रेस्ड कंडीशन में पड़ा रहता है, और जब सप्रेस्ड कंडीशन में होता है, पैसिव कंडीशन में होता है, तब उसको प्रोआंकोजिन कहते हैं, प्रो कार्सिनोजिन या प्रोआंकोजिन। तो इस प्रकार से वो पैसिव कंडीशन पड़ा रहता है, लेकिन जब उस जीन को कोई एक्टिवेट करता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको जगाते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो क्या करती है, वह आंकोजीन किसमें हो जाता है, कार्सिनोजिन में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्सिनोजिन में एक्टिव जीन को क्या कहेंगे, कैंसर को काज कराने वाला जो एक्टिव जीन है वो कार्सिनोजिन है, वो पैसिव कंडीशन उसकी प्रोआंकोजिन है। तो प्रोआंकोजिन क्या होता है, जब किसी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर के द्वारा जब वो क्या होता है, वो कार्सिनोजिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या होता है, वो एक्टिव होकर के क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या करेगा, वो ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन करने के बाद वो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है। ऑन्कोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है कि वो प्रोटीन क्या होता है, उसके लिए नाम दिया है P52, P52 ये जो P52 जीन है, ये P52 प्रोटीन, यही P52 प्रोटीन उस सेल को एबनॉर्मल बना देती है, एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल बनाने के कारण क्या होता है, उसमें सेल डिवीजन रैपिडली होने लगता है और फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। तो इस प्रकार से कैंसर वो कैंसरस हो जाती है। अगर वो कैंसरस हो गई, मेलिग्नेंट हो गई, तो कैंसरस हो गई, न्यूप्लास्टिक हो गई, और अगर जनरली वो नॉर्मल है तो वो जो है वो बिनाइन ट्यूमर है। तो इस प्रकार से इस जब बहुत ज्यादा संख्या में सेल जो है क्या करते हैं, जब डिवाइड होकर के अपनी संख्या ग्रो करने लगेंगे, तो ग्रो करने से एक मास बन जाता है उस सेल का, इस मास को हम कहते हैं ट्यूमर। क्या कहते हैं, इसको हम ट्यूमर कहते हैं। और यही ट्यूमर क्या होता है, बाद में अगर बॉडी के लिए या तो बिनाइन है यानी सामान्य अर्बुद है, यानी उससे कोई घातकता नहीं है, तो वो जो है सामान्य बिनाइन ट्यूमर कहलाएगा। लेकिन अगर वो उसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो वहां से जाकर के किसी दूसरे सेल को डिस्टर्ब करे, तो क्या हो जाता है, वो जाकर के जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में कहा जाता है, और इस एक जगह से उसको दूसरी जगह जाकर के फैलने की क्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं।
ठीक है। नियोप्लास्टिसिटी, यहाँ देखिए उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो वहां जाके डेवलप करता है और वहां पे जाकर के सेल को मारता है। अब एक चीज और जान लीजिए, चूंकि बात एक डिटेल में चली तो एक ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग सुन ले, फिर आगे हम लोग जो एनसीईआरटी में लिखा उसको समझेंगे। अब क्या होगा, ये जो कैंसर की कोशिकाएं हैं ये कैसे हमारी जो कैंसर सेल है वो अपने सराउंडिंग सेल्स को कैसे मारती है। मारती नहीं है, हकीकत क्या है कि जो उसके सराउंडिंग सेल्स हैं उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करती है, वो ट्रैप कर लेती है। उस न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करती है, वो कंज्यूम कर लेती है। क्यों कंज्यूम करती है, इसलिए कंज्यूम करती है कि ज्यादा डिवाइड करेगी, इसको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी तो ज्यादा ये कंजम्पशन करेगी न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है नहीं तो अपने सराउंडिंग सेल्स के लिए जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको क्या करती है, सक कर लेती है। तो वो जो सराउंडिंग सेल्स हैं वो बेचारे भूख की वजह से मरने लगते हैं, मरने लगेंगे। और मरने के साथ साथ इन कोशिकाओं में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, इनके द्वारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रेट किए जाते हैं, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, सराउंडिंग सेल्स पड़ता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, डैमेज होने लगते हैं। ये सिस्टम है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कैंसर के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ अकाउंट आपको जो है अवेलेबल करा गया। अब आइए, डिफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया। एक्सप्लेनेशन को पढ़ते पढ़ते ये सारी बातें हम लोगों ने सुना। अब हमारी एनसीईआरटी में इसी बात को बड़े संक्षेप में क्या लिखा है, देखिए। नॉर्मल सेल सोर्स ए प्रॉपर्टी कंटेंट इनहिबिशन। जो हमारी सामान्य शरीर कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, कंटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। और क्या होता है, बाय विच अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ इज कंट्रोल्ड, जिसके द्वारा जो सेल में अगर कोई अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है तो क्या होता है, वह अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्या की जाती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्या किया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन अगर ये जो कैंसर सेल्स होती हैं वो अपीयर्स टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं संभवतः उनमें क्या होता है, ये प्रॉपर्टी लॉस कर जाती है, ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो प्रॉपर्टी खत्म होने की वजह से क्या हो जाता है, एज ए रिजल्ट इसकी वजह से ऑफ दिस कैंसर सेल इज जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल्स। ये जो कैंसर की सेल होती हैं वो क्या होती हैं, एक बहुत अधिक संख्या में डिवाइड हो जाती हैं रैपिडली, और क्या करती हैं, सेल का एक मास, एक ढेर, एक समूह इकट्ठा कर देती हैं, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं या गांठ कहते हैं। अब ये जो ट्यूमर है ये दो प्रकार का होता है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जो बिनाइन ट्यूमर होता है ना, डू नॉट स्प्रेड, ये फैलता नहीं है, एक ही जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, एंड फिक्स्ड ऑन द सेम लोकेशन, ये जहां पर उत्पन्न होता है वहीं पे पड़ा रह जाता है, एंड काजेज लिटिल डैमेज, और इससे क्या होता है, जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं उनको लिटिल डैमेज, सामान्य थोड़ा नुकसान होता है। और क्या होता है, अगर वो अनबियरेबल हो जाती हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको डिसेक्ट आउट कर देते हैं बॉडी से, और बॉडी फिर उसको अपने गैपिंग को रिकवर कर लेती है और शरीर जो है हेल्दी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसका क्या नेचर होता है, मास ऑफ प्रोलिफेरेटिंग सेल्स, यानी ये जो इस मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो मास होते हैं सेल्स की, उसमें हमेशा क्या था, प्रोलिफेरेशन, नित्य कंटिन्यू क्या होता है, प्रचुरोत्भवन, उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जाती है। और इसको क्या कहते हैं, ऐसे सेल्स को नियोप्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नियोप्लास्टिक। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के जो प्रोलिफेरेटिंग, आवर्धित होती हुई कोशिकाएं होती हैं उनको नियोप्लास्टिक कहा जाता है। दूसरी चीज, नियोप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स ग्रो रैपिडली, नियोप्लास्टिक को ही ट्यूमर सेल कहा जाता है या ट्यूमर सेल को ही नियोप्लास्टिक कहा जाता है ऑन्कोलॉजी के टर्म में। तो ये क्या करती हैं, ग्रो रैपिडली, ये बड़ी तीव्र गति से जो है डिवाइड होती हैं और अपनी संख्या वृद्धि करती हैं। इसके बाद क्या होता है, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग टिश्यूज। ये जो नियोप्लास्टिक सेल होती हैं इनके सराउंड से जितने हेल्दी सेल होती हैं उसको क्या करती हैं, उस पर आक्रमण करती हैं और उसको डैमेज करती हैं। इसके बाद क्या होता है, स्टार्व द नॉर्मल सेल्स, स्टार्व द नॉर्मल सेल्स, स्टार्व माने भूख हुई,
इसके द्वारा जो सराउंडिंग सेल्स नॉर्मल सेल्स हैं उनके लिए जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है वो उस न्यूट्रिएंट्स को स्वयं कंज्यूम कर लेती हैं। कौन? ये न्यूप्लास्टिक सेल्स। और परिणाम क्या होता है? वो कोशिकाएं भूख से मर जाती हैं। कंपेटिंग द न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषण के लिए प्रतिस्पर्धा कर लेती हैं। जो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वो स्वयं इसको ये कंज्यूम कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भूखी रह जाती हैं। और कब तक भूखी रहेंगी? भूखे रहने के बाद एक समय ऐसा है कि मर भी जाएंगे। अगली कंडीशन मैलिग्नेंट सेल के बारे में जो है वो बोल रहा है, हमारी एनसीईआरटी कह रही है, सेल्स स्लॉज्ड फ्रॉम द सच ट्यूमर्स। ऐसे ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं निकल करके शरीर के दूर दराज के भागों में जाकर के क्या हो जाती हैं? ब्लड के माध्यम से वहां जाकर रुक जाती हैं एंड स्टार्ट्स देयर न्यू ट्यूमर, और वहां जाकर के नए ट्यूमर्स का निर्माण करने लगती हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर का, कैंसरस गांठ का निर्माण करने लगती हैं। इस प्रोसेस को कि एक कैंसर वाली गांठ से कुछ कोशिकाओं का निकल करके शरीर के ब्लड के माध्यम से शरीर के दूसरे भागों में जाना, वहां जाकर के स्थापित हो जाना और फिर से नए ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर का निर्माण करना, इस क्रिया को मेटास्टेसिस कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? मेटास्टेसिस कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर। कैंसर की जो सबसे भयावह गुण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो मेटास्टेसिस होता है। ठीक है, ये पूरी बॉडी को कैंसरस बना देती हैं। इसके काज क्या है? अब आइए हम लोग दूसरे सेगमेंट पे बात करते हैं। ये जो कैंसर होता है, कैसे हमारी कोई नॉर्मल सेल्स न्यूप्लास्टी में कन्वर्ट हो जाती है, कैंसरस सेल में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, इसके लिए हम लोग यहां से बात करते हैं। अभी भी जैसा हमने चर्चा किया, जो हमारी नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल सेल में क्या होता है? प्रोऑन्कोजीन होगा। नॉर्मल सेल में जो डीएनए होगा, डीएनए में जो जीन होगा, वो जीन क्या होता है? पैसिव कंडीशन में पड़ा रहता है, इसको प्रोऑन्कोजीन कहते हैं। ये प्रोऑन्कोजीन को कुछ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, जो उसको स्टिमुलेट करते हैं, यानी अवेक करते हैं, उसको जगाते हैं, उसको एक्टिव बनाते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं? तो फिजिकल फैक्टर में है अल्फा, गामा और अल्ट्रावायलेट रेस। एक्सरेज, अल्फा नहीं, एक्सरेज, गामा रेस और जो है अल्ट्रावायलेट रेस, ये क्या है? ये फिजिकल रेडिएशन है, जो क्या करते हैं? रेज हैं, जो हमारी प्रोऑन्कोजीन को कार्सिनोजीन यानी एक्टिव कैंसरस जीन में कन्वर्ट कर देती हैं। दूसरे केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल हैं? हमारे बुक में, हमारी एनसीईआरटी में केमिकल्स के नाम पर केवल क्या दिया है? केमिकल के नाम पे क्या दिया है? वो टोबैको, क्या दिया है? टोबैको स्मोक, टोबैको स्मोक। तो यहां आप देख सकते हैं टोबैको स्मोक, तंबाकू का धुआं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी केमिकल्स हैं जिसको मैं अन्य संसाधनों से आपके लिए यहां लेके आया हूं, उसको आप जान लीजिए। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, डाई इथाइल सल्फोनेट, जिसको डेस, ब्रीफ में डेस बोलते हैं, DES। अगला है इथाइलिन एमाइन, EA, इथाइलिन मीथेन सल्फेट, EMS, संक्षेप में इसको EMS बोलते हैं। हाइड्रोजन और नाइट्रोसो मिथाइल यूरिया, NMU, 5 ब्रोमो यूरासिल और फॉर्मल्डिहाइड तथा टोबैको स्मोक, ये सब क्या करते हैं? ये दीज आर द केमिकल इंग्रेडिएंट्स दैट स्टिमुलेट्स प्रोऑन्कोजीन इनटू कार्सिनोजिन्स। ये प्रोऑन्कोजीन को स्टिमुलेट करके उसको कार्सिनोजिन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात उस कैंसर को उत्पन्न करने वाले जीन को जगा देते हैं। और बायोलॉजिकल स्टिमुलेटर में कौन कौन है? ऑन्कोजीन्स, कौन कौन सा? वायरल के ऑन्कोजीन, कुछ वायरस जो कैंसर, जो प्रोऑन्कोजीन को कार्सिनोजिन में कन्वर्ट कर सकता है। दूसरा सेलुलर, सेल के कंटेंट्स में उपस्थित सी ऑन्कोजीन्स, जो प्रोऑन्कोजीन को कार्सिनोजिन में कन्वर्ट कर सकता है। या ये जो प्रोऑन्कोजीन, ये तो स्वयं है ही। तो ये सब क्या है? ये क्या करते हैं? ये प्रोऑन्कोजीन को कार्सिनोजिन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब कार्सिनोजिन एक्टिव हो जाता है तो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा, अनुलेखन करेगा,
अनुवादन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और इसके द्वारा क्या करेगा, वो अपना प्रोटीन बनाएगा। कौन सा प्रोटीन बनाएगा, यही P52 प्रोटीन बनाएगा। और यही P5 प्रोटीन जिस सेल में बन गया उसकी सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और रैपिडली वो क्या करेगी, सेल डिवीजन करने लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यही नियोप्लास्टिक कैंसरस सेल कहलाती है। ठीक है, अब इतना जानने के बाद अब हमको पढ़ना है डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, यहां लिख रहे हैं, हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि अर्ली डिटेक्शन इज नीडेड टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। किसी भी कैंसर का सफलतापूर्वक अगर आप क्योर करना चाहते हैं, उपचार करना चाहते हैं, तो उसके लिए अर्ली डिटेक्शन यानी शुरू में ही इस रोग के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। आवश्यक हो जाएगा तो संभव है इस कैंसर का हम सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर लेंगे, अदरवाइज संभव नहीं है। अच्छा, ये जो डिटेक्शन और डायग्नोसिस किया जाता है ये दो लेवल किया जाता है। टिश्यू लेवल पे क्या करते हैं, ये जो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज टिश्यू लेवल पे क्या होते हैं, उस टिश्यू का हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी किया जाता है। टिश्यू का, ब्लड का, या इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के केस में बोन मैरो का भी क्या किया जाता है, हिस्टोलॉजिकल स्टडी किया जाता है। और दूसरी चीज क्या होता है, टिश्यू के लिए बायोप्सी के प्रोसेस को अपनाते हैं। बायोप्सिस में क्या करते हैं कि जो सस्पेक्टेड ट्यूमर है उसके थोड़े से सेल को लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्मॉल पीस में कट करेंगे, उसको स्टेन करेंगे, रंगेंगे और उसको जो है माइक्रोस्कोप के अंदर पैथोलॉजिस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। और स्टडी करने के बाद ये देखा जाता है कि क्या उसमें P52 प्रोटीन है क्या। यदि उसमें P52 प्रोटीन डायग्नोज हो गया तो पता लग गया कि कैंसर, ये ट्यूमर क्या है, ये विनाइन नहीं है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और अगला क्या है, इंटरनल ऑर्गन के डायग्नोसिस या डिटेक्शन के लिए, कैंसर के डिटेक्शन और उसकी डायग्नोसिस के लिए क्या कहते हैं, निदान के लिए हम जो है इंटरनल ऑर्गन्स का कैसे करते हैं, इसको हम लोग सेकेंड पेज पर देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सेकेंड पेज पर चलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इंटरनल ऑर्गन के डिटेक्शन और डायग्नोसिस के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो इंटरनल ऑर्गन के डायग्नोसिस और डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 स्टेप को अडॉप्ट करते हैं। एक है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या होता है, एक्सरे के द्वारा रेडियोग्राफी करते हैं। इसमें करते हैं कि जो अफेक्टेड पार्ट है कैंसर से उस पर हम एक्सरे को फोकस करते हैं और उस एक्सरे के द्वारा क्या करते हैं, उस पार्ट को हम जो है डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करते हैं एक्सरे रेडियोग्राफी में। और दूसरा क्या है, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जिसको बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी में क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ 3D इमेजेस जनरेटेड बाय एक्सरेज। एक्सरेज के द्वारा 3D इमेज किसी ऑब्जेक्ट का तैयार किया जाता है, यानी वो कैंसरस पार्ट का 3D इमेज तैयार किया जाता है और इसके द्वारा उसकी स्टडी की जाती है। देखते हैं कि भाई इस 3D इमेज में जो है वो कहाँ पर कोई इन्फेक्टेड पार्ट है या नहीं है। तो 3D इमेजेस के द्वारा जो है, जो एक्सरे के द्वारा जनरेट की जाती है कंप्यूटर में, उसके द्वारा जो है उसका 3D इमेज का स्टडी करते हैं। और तीसरा स्टेप होता है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो इसमें क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर यूज्ड। MRI में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तीव्र या मजबूत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। उसमें जो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन फोकस करते हैं अफेक्टेड पार्ट पर या उस पोर्शन पर, और एक्यूरेटली डिटेक्ट। इसके द्वारा क्या होता है, एक्यूरेटली हम किसी पोर्शन को किसके चेंजिंग इन पैथोलॉजिकल, यानी किसी पैथोजन के कारण या उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण जो भी टिश्यू में चेंजिंग आई रहती है उसको हम एक्यूरेटली क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग नॉन आयोनाइजिंग एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नोन एज MRI। MRI के द्वारा क्या करते हैं, जो भी हमारे टिश्यू में, सेल में पैथोजन के कारण या अदरवाइज किसी कारण, कैंसर के कारण जो चेंजिंग हुए रहते हैं, उस चेंजिंग को हम क्या काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा
उसकी स्टडी करते हैं या उस फैक्ट को, उस डिजीज को फाइंड आउट का प्रयास करते हैं, फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ये इंटरनल हो गई। हाँ, दो कंडीशन हो है, टू डिटेक्ट इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी, यानी आनुवंशिक रूप से कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित तो नहीं है, इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को प्रयोग करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पीसीआर को यूज करते हैं, हम एलाइजा टेस्ट को यूज करते हैं, या हम डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब को यूज करते हैं किसी रोग को फाइंड आउट करने के लिए जेनेटिकली। और तीसरी कंडीशन है, कुछ सर्टेन कैंसर्स, कुछ विशेष प्रकार के कैंसर के लिए, निश्चित कैंसर के लिए उस कैंसर क्या करते हैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, कैंसर के द्वारा उत्पन्न किए गए कुछ विशेष एंटीजन के लिए बनाए गए विशेष एंटीबायोटिक्स को यूज करके हम क्या काम करते हैं, कुछ कैंसर का पता करते हैं। तो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या है, सर्टेन एंटीबॉडीज को यूज करते हैं, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को यूज करते हैं, या एमआरआई को यूज करते हैं, सीटी स्कैन को यूज करते हैं, या रेडियोग्राफी को यूज करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी कैंसर पार्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम ये 5 तरीके अपनाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब इसके बाद फिर अब हमें समझना है, जो लास्ट सेगमेंट हमको समझना है इस पॉइंट पर डियर स्टूडेंट्स, वो है ट्रीटमेंट। कैंसर का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, या अब तक हमारे पास जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उस अकॉर्डिंग टू हम क्या कर सकते हैं। तो पता चला है कैंसर के लिए हम अभी तक 3 प्रकार के ट्रीटमेंट देते हैं। सर्जरी, सर्जरी में क्या करते हैं, उस कैंसरस पार्ट को डिसेक्ट आउट कर देते हैं, मेडिकली क्या करते हैं, उसको डिसेक्ट आउट कर देते हैं, चीर के काट करके बाहर निकाल देते हैं। और रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी इसको बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लिथली, क्या करते हैं, रेडिएशन के द्वारा क्या करते हैं, रेडिएशन को दे करके किसी भी ट्यूमरस पार्ट को, ट्यूमर वाले पोर्शन को क्या करते हैं, इरेडिएट कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं, उसको ड्राई अप जब तक कि पूरी मर न जाए। टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू, कैंसर वाले पोर्शन के कैंसर जहां हुआ है, ये कैंसरस जो ट्यूमर है, इस ट्यूमर के सराउंड से जो टिश्यू हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हुए क्या करते हैं, हम रेडिएशन के द्वारा, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, जिससे भी वो मर सकता है उसका रेडिएशन इस पर फोकस करके क्या करते हैं, केवल इसी पार्ट को डैमेज करते हैं, इरेडिएट कर देते हैं, जिससे वो मर जाए। लिथली कहां तक करते हैं, लिथली यानी मर जाने के लिए रेडिएशन को यूज करते हैं किसी ट्यूमरस सेल के सराउंड। तो पहला सर्जरी हो गया, दूसरा रेडिएशन हो गया, तीसरा हो गया कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, कीमोथेरेपी में सर्टेन कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स को यूज करते हैं, कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स को यूज करते हैं टू किल कैंसरस सेल्स, यानी जो कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं हैं उनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ निश्चित जो डिटरमाइंड है उसके बारे में हमको यहाँ नहीं पढ़ना है, 12th में इसका डिटेल नहीं देना है, केवल इतना हमें आंसर देना है कि कुछ कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स को यूज के द्वारा हम क्या करते हैं, कैंसरस पोर्शन को किल करते हैं, ये कीमोथेरेपी में होता है। और लेकिन जो ड्रग्स देते हैं उस ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, क्या है, जैसे उस पेशेंट में जिसको कीमोथेरेपी दी जाती है प्राय उसमें हेयर लॉस होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, और एनीमिया, खून की कमी हो जाती है खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया और हेयर लॉस ये क्या होते हैं, ये इसके आपके जो कहते हैं कि इसके ये कीमोथेरेपी के जो है साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि आप अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं कि बाल को बचाना चाहते हैं, तो लोग इतने साइड इफेक्ट्स को सफर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जिंदगी बच जाए तो भैया बाल का झड़ जाना या रक्त की, खून की कमी पड़ जाना ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है, इसे वो सफर कर जाते हैं। और लास्ट में जब
सर्जरी लास्ट में अगर मान लीजिए सर्जरी नहीं की जा सकती, यानी कैंसर ऐसे पार्ट में हो गया है कि जिसको सर्जरी के द्वारा हम डिटेक्ट आउट नहीं कर सकते हैं, डिसेक्ट आउट नहीं कर सकते हैं, सर्जरी संभव नहीं है, रेडिएशन थेरेपी या अकेले सर्जरी, रेडिएशन, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी में से अकेले अकेले कोई भी उस कैंसर को किल करने में या डिटेक्ट क्या कहते हैं डिसेक्ट आउट करने में संभव नहीं है। तो डॉक्टर लोग लास्ट ऑप्शन पर ये कम्बो थेरेपी चलाते हैं। कम्बो थेरेपी में क्या करते हैं कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी तीनों को अपनाते हैं। सर्जरी भी करते हैं, मतलब रेडिएशन भी देते हैं और कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स भी देते हैं। यानी अल्टीमेटली वो लास्ट मोमेंट पे जाकर के डॉक्टर इन तीनों को देते हैं कि जिससे पेशेंट बच सके तो उसको बचाने का प्रयास करते हैं या उसकी जीवन की अवधि को उपचार को देते हुए बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में जानिए कि इंटरफेरॉन भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि इंटरफेरॉन क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। और यह इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन क्या होता है, वो जो ट्यूमर होते हैं, ट्यूमरस सेल होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्प करता है। तो अल्फा इंटरफेरॉन के द्वारा क्या है, ट्यूमर के सेल को डिस्ट्रॉय करने में मदद मिलती है। इसलिए इसको भी दिया जाता है। कम्बो थेरेपी भी दी जा सकती है, अकेले कीमोथेरेपी दी जा सकती है, अकेले रेडियोथेरेपी दी जा सकती है, या संभव होता है तो उस पोर्शन को शल्य क्रिया के द्वारा यानी डिसेक्ट आउट कर देते हैं, सर्जरी के करके चीर फाड़ करके उसको अलग कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आकर के हमारा आज का वीडियो ये कंप्लीट होता है अबाउट कैंसर एक्सप्लेन्ड इन आवर 11th क्लास NCERT बुक। तो हमारे 11th क्लास के NCERT बुक में कैंसर के बारे में बेटा जो कुछ भी लिखा गया है, मैंने मोर और वो सारे फैक्ट को फाइंड आउट करके आपके लिए रिप्रेजेंट किया है। आप इसका नोट्स भी बना लें और इसके तैयार भी कर लें, इतना आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम कोई भी हो, यदि हमारा बेस NCERT है तो NCERT से जो भी जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, हमें उन्हें लाइन टू लाइन में जो है क्या करना है, फाइट करना है। हाँ, उसी लाइन से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को भी ज़्यादा डिटेल में हमें देखना पड़ता है। तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे मैं खुद भी डिटेल में क्या करता हूँ, डाइव मार देता हूँ, ताकि और वहाँ से हीरे निकाल करके आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है, सबसे बड़ी चीज़ है किसी चीज़ को पाने के लिए विश्वास बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। ये गुरु आपका जो है आपके प्रति अविश्वास नहीं करेगा, आपको जितनी चीज़ें होंगी जो भी देगा वो अच्छा देगा। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, विश यू गुड लक, बाय।